सेक्शन 13 समझेंगे। क्या समझेंगे सर? सेक्शन 13 समझेंगे। सेक्शन 13 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको पता है तो। जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं सेक्शन 13 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसको मैंने पढ़ाया था सेक्शन 3(2)(2) के साथ में, जिसको याद है सेक्शन 3(2)(2) के साथ में इसको पढ़ाया था। इसमें सवाल ये था, सेक्शन 3(2) में तो ये सवाल था कि सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, वाद संस्थित किस दिन से माना जाएगा, वाद संस्थित किस दिन से माना जाएगा। सब प्रॉब्लम क्या होती है सर, अब इन केसेस को समझना। इन केसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा और प्लीज इन केसेस को समझिए। बहुत आसान प्रोविजन है, मतलब आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग खुला रख के एक बार समझिए और देखिए एक बार। ये सिविल जो है ना, इसको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं लगता हूँ सिविल सर पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं इजी टफ टफ कंसेप्ट। आपको बताऊं सिविल पढ़ाना टफ है, क्रिमिनल पढ़ाना आसान है। क्रिमिनल पढ़ाना आसान इसलिए होता है क्योंकि जजमेंट्स हैं सपोर्ट करने के लिए आपके आर्गुमेंट्स को। जैसे पलविंद्र कौर है 32 में, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स दैट यू कैन easy to understand, but the civil part is extremely difficult to understand and I will make you understand those part। अब ये समझिए और प्लीज इधर फोकस कीजिए 2 मिनट के लिए, समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का कंसेप्ट है ये, मैं ऑलरेडी समझा चुका था लेकिन दोबारा से मैं बताऊंगा। सेक्शन 3 में समझा चुका था। सेक्शन 3 जवाब देता है कि बात कब से माना जाएगा। देखिए सर, एक प्राणी मिलता है अपन को जो होता है गरीब, जो होता है अंकिंचन, जो होता है निर्धन, इसको बोलते हैं पॉपर। क्या बोलते हैं? पॉपर। अंकिंचन, निर्धन, गरीब व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉपर। अब पॉपर कौन होता है? पॉपर वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोर्ट फीस देने के लिए फीस नहीं है। 2 शर्तें दी हुई है ऑर्डर 33 के अंदर। ऑर्डर 33 रूल 1 के अंदर 2 शर्तें दी हुई है, विद कोर्ट फीस और विदाउट कोर्ट फीस। विद कोर्ट फीस है तो उसके पास में क्या नहीं है, उसके पास में सफिशिएंट मींस नहीं है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, और जहां पे विदाउट कोर्ट फीस तो 1000 रुपए भी नहीं उसके पास। ये जो 2 शर्त है उसमें दी हुई है ऑर्डर 33 रूल 1 के अंदर। जिसने पढ़ा है वो ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जब सीपी से आएगा तब पढ़ेंगे। अब समझिएगा आगे की कहानी। एक एप्लीकेशन होती है, हम कहते हैं फॉर्मा पॉपरिस। क्या कहते हैं? पहले तो समझिए कि हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉपर। निर्धन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पॉपर। अंकिंचन व्यक्ति को क्या कहते हैं? पॉपर। अपने वोकेबलरी को एड ऑन कीजिए। हिंदी में बच्चे क्या कीजिए, अपने वोकेबलरी, अपनी जो शब्दावली उसमें शब्दों को जोड़िए। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे निर्धन, अंकिंचन ऐसे व्यक्तियों को आप भी एड ऑन करते रहिए। क्या होता है, बाकी जो सिंपल सूट होते हैं ना सर, सिंपल सूट होते हैं वो फाइल होते हैं सर बाय द वे ऑफ प्लेंट। उनमें तो आप वाद पत्र संचित करो, उस दिन से क्या माने जाते हैं भाई सूट फाइल हो गया है। लेकिन पॉपर के केस में ऐसा नहीं होता है। जो पॉपर के केस में क्या होता है, उसको एक फॉर्मा पॉपरिस डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? मतलब अंकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फॉर्म मतलब होता है एप्लीकेशन। अंकिंचन के रूप में वाद लाने को आवेदन क्या कहते हैं? फॉर्मा पॉपरिस। मतलब ये कोर्ट को बोलना चाहता है। और ये स्टेज कहां से स्टार्ट होती है? यहां से। अरे आरजेस में सवाल आया 2022 में, मेंस में सवाल था। अभी सवाल क्या था वो भी बता दूंगा। जैसे फॉर्मा पॉपरिस क्या होता है, यहां पर जो फॉर्मा पॉपरिस मतलब आपको अंकिंचन के रूप में वाद लाना है ऑर्डर 33 के अंदर सीपीसी में, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मा पॉपरिस। अंकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन आपको करना पड़ेगा। भाई मैं हूँ गरीब आदमी, उसके हिसाब से सूट मेरे को फाइल करना है, इसको बोलते हैं फॉर्मा पॉपरिस। अब चीजें समझते चलिएगा, अब थोड़ा समझोगे नहीं ना तो चीजें मिस आउट हो जाएगी। सिंपल सूट प्लेंटिफ से फाइल होता है, और जो स्पेशल सूट होते हैं जैसे पॉपर, जैसे अंकिंचन के रूप में वाद लाना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस दिया हुआ है ऑर्डर 33 में, उसको बोलते हैं फॉर्मा पॉपरिस। बात समझ में आई? और फॉर्मा पॉपरिस के लिए आपको सूट फाइल करना है, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर और एक जो इंडिजेंट पर्सन होगा उसके पास पैसा नहीं है सूट फाइल करने के लिए। तो यार क्या पैसे, जिसके पास पैसा नहीं है क्या उसको न्याय से वंचित कर दोगे आप? तो ऑर्डर 33 भी क्या है, न्याय के हित में है। एक इक्विटी प्रदान कर, साम्यता देता है लोगों को। हर एक प्रावधान डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा केशवानंद भारती के अंदर आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर आधारित है हर एक प्रावधान। तुम लो को जब पूरा पढ़ लोगे तो कहेगा कि हाँ यार ये प्रोविजन भी तो है। तो जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं, जैसे ऑर्डर 33 पूछा है बड़े में, तो आप लिख सकते हो वहां पर कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित है। ठीक है ना सर?
बात समझ में आई? और फॉर्मा पोपरिस काम कैसे करता है कि सर ये अप्लाई करता है कोर्ट में कि मैं हूं गरीब, तो कोर्ट क्या करता है, इसकी जांच करता है। कोर्ट इसकी एक इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद में कोर्ट या तो इसके एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा, और जिस दिन अलाउ कर देगा, जिस दिन अलाउ कर देगा तो वो उसको क्या मान लेंगे, इस जो जो यहाँ पे इसने वो लगाया है, यहाँ पे जो इसने एप्लीकेशन लगाई है, इस एप्लीकेशन को ही क्या कर लेंगे सर, इस एप्लीकेशन को ही हम लोग क्लाइंट की तरह कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने इस चीज पर आकर इसको किया अलाउ, तो हम जिस दिन अलाउ किया तो इसकी एप्लीकेशन को क्या मान लेंगे, क्लाइंट मान लेंगे, वाद पत्र मान लेंगे। बात समझ में आई? लेकिन अगर कोर्ट ने डिस अलाउ किया, सवाल यहाँ पे आ जाता है, यहाँ तक समझ में आया? सवाल यहाँ आता है सर, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए एक कोज ऑफ एक्शन आया, एक वाद हेतु आया। वाद हेतु वो चीज होती है जिससे वाद किया जाता है। वाद हेतु की सिंपल परिभाषा अगर आपको समझनी है तो सिंपल समझ लीजिए, सर देयर इज ए लीगल राइट एंड देयर इज ए वायलेशन ऑफ सच लीगल राइट, कि एक विधिक अधिकार और विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तब आपको क्या मिलता है, एक वाद हेतु। इसको एक कोज ऑफ एक्शन कहते हैं। कोज ऑफ एक्शन सूट फाइल करने के लिए जो मैंडेटरी चीज है वो क्या है, कोज ऑफ एक्शन। अगर मान लीजिए आपके प्लेंट के अंदर, आपके वाद पत्र के अंदर वाद हेतुक नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 वहां पर लागू होता है। बेसिक बेसिक सिद्धांत में, कोई बहुत हाइपर टेक्निकल चीजें नहीं बता रहा आपको, ये सब वो है जो लॉ में इधर उधर दिया हुआ है। तो सर सबसे पहले क्या है, कोज ऑफ एक्शन। इसने क्या किया सर, यहाँ पर फॉर्मा पॉपरिस, मैं एफपी लिख दूं इसको, पूरा लंबा लिखने से अच्छा है कि किंचन के रूप में वाद लाने के लिए यहाँ पे किसने क्या किया, आवेदन किया। ठीक है ना सर? ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड हो गया यहाँ पे खत्म, मतलब जो विहित काल था वो यहाँ पर समाप्त हो गया। और कोर्ट ने क्या किया सर, कोर्ट दो काम कर सकता है। कोर्ट या तो मान लीजिए अगर कोर्ट ने यहाँ पे इसको अलाउ किया, कोर्ट ने क्या किया, इसको गरीब मान लिया, जांच करने के बाद कोर्ट ने इसको गरीब मान लिया, तो सेक्शन 3(2)(2) ये बोलता है, सेक्शन 3(2)(2) ये बोलता है कि अगर अलाउ कर देंगे तो सूट कब से माना जाएगा, सूट माना जाएगा जिस दिन से फॉर्मा पॉपरिस बनाया है, जिस दिन उसने वाद अग्निचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन किया था, तब से वाद को संस्थित माना जाएगा। पढ़िए सेक्शन 3(2)(2। तो ये जो दिया हुआ है ना सर कि इस दिन से मानेंगे अपन, अलाउ आज किया है लेकिन कब से मानेंगे, प्रीवियस डेट से मानेंगे। बात समझ में आई? रटना नहीं है, रटोगे नहीं, रटोगे तो फिर वैनिश हो जाएगा सब कुछ। वैनिश मतलब क्या होता है, गायब, ऐसा हो जाएगा सब। रटना नहीं है, समझना। लेकिन सर हर चीज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे जब एक जगह अलाउ किया जा सकता है तो एक जगह रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कल को कोर्ट बोले कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता इसको, दूसरी कंडीशन। ठीक है ना सर, दिस इज द अदर कंडीशन। अब मैं दूसरी कंडीशन पे आ रहा हूं। सेक्शन 3(2)(1)(2) क्या बोलता है, उसका तो डायग्राम ये है। अब दूसरा समझिए, कोर्स ऑफ एक्शन, फॉर्मा पॉपरिस यहाँ पे फाइल किया इसने, प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ पे हो गया खत्म। ठीक है, मान लीजिए टोटल टाइम पीरियड था इसके पास में 3 साल का, टोटल समय कितना था इसके पास में, 3 साल में इसको वाद लाना था। लेकिन कोर्ट ने क्या, सपोज कीजिए यहाँ पर उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो उसका क्या परिणाम होगा, ऑर्डर 33 रूल 5 आरजेएस 2024 का मेंस। याद करो जिसने मेंस लिखा है, याद आ रहा है कुछ, मिट्टी छा गई मैडम, मेंस लिखा है ना आपने इस साल का, याद है कि सवाल आया था नहीं आया था कि अगर आवेदन नामंजूर कर दिया जाए तो क्या प्रावधान होंगे। आपने मेंस लिखा था इस साल का, याद है सवाल आया था, 33 रूल 5 लिखा था, रूल 5 के साथ रूल 7 भी लिखना था इसमें। कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, पुरानी बातों पे क्या डालो, मिट्टी पाओ, ठंड पाओ, मिट्टी पाओ, जो भी पाओ। अब सुनिए, इधर आगे की कहानी सुनिए। सवाल यहां तक नहीं होता है, सवाल होता है कि सर रिजेक्ट हो गया तो ये आदमी बेचारा कहां जाएगा, क्योंकि प्रिस्क्राइब पीरियड तो हो गया खत्म। जब विहित काल खत्म हो गया फिर सूट कहां फाइल करेगा। जब विहित काल समाप्त हो गया है, हम ही कहते हैं ना कि सर जब उसने सूट रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर वो सही कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। अरे सर जब रिजेक्ट हो गया है मामला तो फिर अब कहां जाएगा, इसको बचाने के लिए आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहां से आया,
इसको बचाने के लिए आया। सेक्शन कम टू द रेस्क्यू ऑन द सेम पॉइंट। इस पॉइंट पे सेक्शन 13 बचाने आता है। अब इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, मैं आपको सारे डायग्राम, प्लीज डायग्राम नोट कर लीजिए, सारे डायग्राम नोट कर लीजिए। डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो जीवन भर भटकते रहोगे। पोपर में देखिए, सिंपल सूट में सिर्फ प्लेंट लगती है, पोपर में लगता है फॉर्मा पॉपरेस। तुमने तो बना लिया 3-4 बार ये डायग्राम। तो हर बार कुछ नया पढ़ने से स्वाति कुछ नया मिलता है क्या? हाँ, तो इसी बात पे थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ पे अप टू सिलेक्शन बैच भी चलता है, तो बच्चा चाहे तो वो अप टू सिलेक्शन में भी आ सकता है। बीच बीच में प्रमोशन करते रहना चाहिए। और ये चीज मैंने सीखी है समय रैना से, इंडिया गोट लेटेंट देख के। बीच में जहां मिले क्या कर लो, प्रमोशन कर लो। ठीक शो था वो, देखा जाए ना, वो शो था जो शो बनाया था ना, बहुत से लोग कहते हैं ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे क्रिएटिव लिबर्टी भी कोई चीज होती। और भाई मैं तो आदमी हूँ आईपीआर वाला। मैं किसका आदमी हूँ? आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में मेरा मास्टर्स है। तो मतलब आईपीआर में तो हम हमेशा एक आर्टिस्ट की क्रिएटिव लिबर्टी को देते हैं। हाँ मैं अरे पूरे मैडम बिल्कुल लीजिए। एक आर्टिस्ट की क्या होती है क्रिएटिव। अभी राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आया, आपने पढ़ा वो जजमेंट? एक न्यूज चैनल के अगेंस्ट वो लगा दिया किसी ने कि ये बहुत फॉल्स रिपोर्ट वो करते हैं, क्लेम करते हैं। तो फिर हाईकोर्ट ने डांट दिया उनको कि यार आप सप्रेस नहीं कर सकते ना, जर्नलिस्ट की जो लिबर्टी होती है, सप्रेस कर सकते हो क्या? आप एक बार जजमेंट पढ़िएगा, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो पहले इंडियन एक्सप्रेस था ना, अभी इंडियन एक्सप्रेस है, वो पहले क्या था, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट को पढ़िएगा। बनाने दो, करने दो, जो करना है करने दो। मुझे तो लगता है कि जिसका जो इच्छा है वो करे। देखिए हम चाहते हैं कि इंडिया फॉरेन बने। हम क्या चाहते हैं? इंडिया फॉरेन करे, डेवलप करे। जब तक हम क्रिएटिव फेयरनेस नहीं और क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देंगे ना किसी को, आज फ्रांस क्यों डेवलप कर रहा है? तो वहाँ पे बहुत ज्यादा, आप देखिए हम ऐसे क्षेत्र में है, हमारा भारत का लोग ऐसा है ना, किसी चीज को स्वीकार कर रहा है तो अंधों की तरह स्वीकार कर रहा है, और जब किसी चीज के पीछे पड़ रहा है तो इतू सा भी स्वीकार नहीं कर रहा। और बहुत ज्यादा वो है। तो या तो आप सबको इस वो क्रिएटिव लिबर्टी दो, या सबकी क्रिएटिव लिबर्टी खत्म कर दो। या तो चाइना बन जाओ या फ्रांस बन जाओ। ये बीच में जो हम फंसे हुए हैं ना, ज्योग्राफिकली भी और डेमोग्राफिकली भी, ये ठीक नहीं है। बात समझ में आई? तो चाइना की तरह सबको कर दो रिस्ट्रिक्ट। खुद का फेसबुक बनाओ, खुद का इंस्टाग्राम बनाओ, खुद का व्हाट्सएप बनाओ, सब कुछ खुद का। या फिर आप करो फ्रांस की तरह, जो आ रहा है सबको ओपन एंड रखो, बीच में मत रहो। ठीक है सर, यहां तक हो गया, बन गया, आगे चलिए। अब मैं बात करूंगा इसकी। अब हमारा पूरा टॉपिक ना सिर्फ इस पे चलेगा। किस पे चलेगा? इतू से डायग्राम पे चलेगा। ठीक है ना, जो सेकंड डायग्राम है इस पे ही आज का लेक्चर होगा। मैं ज्यादा कुछ ज्यादा है नहीं सर, ठीक है ना। आज 13 लेक्चर है ना, 20 लेक्चर तक आई वुड 20-21 लेक्चर हार्डली खत्म हो जाएगा लिमिटेशन 20-21 लेक्चर में। लेकिन इसको प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के पर्पज से आई हैव कवर्ड एग्जॉस्टिवली दिस टॉपिक। ठीक है ना सर। अब क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब कोर्ट ने अगर रिजेक्ट कर दिया है तो फिर क्या कंडीशंस होगी, इसको हम समझते हैं। अरे यार इलही राजा जाता है। यू नो हु इज इलही राजा? जानते हैं आप इलही राजा को? आईएलएस सर्च करते हैं ना, जैसे टीपीएस सर्च करते हो टी पे आ जाता है, जैसे आईएलएस सर्च करते हो तो क्या आता है? इलही राजा। यू नो हु इज इलही राजा? इलही राजा बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत फेमस। ए आर रहमान के भी गुरु थे इलही राजा। तमिलनाडु के थे। बॉलीवुड ने सारे गाने कॉपी किए उनके, 90s 80s के सारे गाने, मतलब सारे गाने लाइन से गाने कॉपीज थे। देखिए 13 में सर क्या करना पड़ेगा, देखिए
13 में अगर मान लीजिए अब जब रिजेक्शन ऑफ फॉर्मा पॉपरिस हो रहा है और समय जा चुका है, समय जा चुका है, प्रोटेक्शन कुछ तो होनी चाहिए, कुछ तो पार्टी करे। पार्टी की क्या गलती है, कुछ बताइए, पार्टी की फॉल्ट है कुछ? नहीं, पार्टी की कोई फॉल्ट नहीं है। इन द कंप्यूटिंग द period of limitation prescribed for any suit appeal in the case where an application to leave to sue as a period of pauper has been made and rejected। यहां तक अपन ने समझा क्या आपने बनाई थी और उसको क्या कर दिया है सर? हिंदी में पढ़ देता हूं, फिर भी लोग मुझे कहते हैं कि सर हिंदी वाला बैठता नहीं है। जहां के अंकिंजन के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो कि वहां उस वाद अथवा अपील के लिए विहित परिसीमा काल की गणना, इसने उल्टा लिखा हुआ है इसको, आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेपित हो गया हो, यहां तक पढ़ लिया हमने, प्रतिक्षेपित हो गया हो, रिजेक्टेड हो क्या बोला इन्होंने? प्रतिक्षेपित हो गया हो, ठीक है ना सर, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलिए। द टाइम ड्यूरिंग द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसेसिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? सद्भावना को। सबसे पहले उसको क्या साबित करना पड़ेगा? गुड फेथ। पहली बात उसको साबित करने की। यहाँ पर एप्लीकेंट क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि फॉर्मा एप्लीकेशन होता है, बताया ना मैंने, फॉर्मा पॉपरिस क्या है? एप्लीकेशन। किचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन, तो आप देखना हर जगह क्या लिखा होगा? आवेदन, आवेदन किया गया हो, तो लिखा है ना आवेदन किया गया हो, तो अंकिंचन के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन है ये फॉर्मा पॉपरिस है। आगे पढ़िए। The time during which the applicant has been prosecuting in good faith for the application such leave shall be excluded. The court may payment for the court fees prescribed for the suit appeal application treat the suit or appeal as having the same force as effect the court fees have been paid in the first instance। दो पार्ट है सर इसके। पहला पार्ट तो है कि गुड फेथ साबित कर देगा, तो ठीक है। रही बात कोर्ट फीस की, जो कोर्ट फीस उसने पे नहीं की है, कोर्ट फीस पे की है कि उसने फॉर्मा पॉपरिस के टाइम पे नहीं किए, लेकिन अब जब वो रिजेक्ट हो जाएगा, अब समझिएगा कहानी आगे की। देखिए सर यहाँ पे हो गया रिजेक्शन। मान लीजिए मैं इस कोर्ट को नाम देता हूं, ये है, अरे क्या हो गया, मान लीजिए टोटल टाइम था 3 साल, इसने सूट फाइल किया था फर्स्ट 1 साल निकल जाने के बाद में, रेस्ट समय कितना था? 2 साल बाकी है सर। मैं मान लेता हूं, मैं सब एक आइडिया लेता हूं। दिस इज द सिविल जज 4 ऑफ अलवर की सिविल जज, चौथा सिविल जज है ये, जिसकी कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ है। सिविल जज क्रमांक 4 अलवर की कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ है। समझना सर बात, तो बिल्कुल 2 मिनट फोकस कीजिएगा। 2 चीजें बता रहा है। एक तो सर जब ये आपने देखा होगा कि इसका इंपैक्ट क्या होता है जब भी रिजेक्शन होता है, ऑर्डर 33 रूल 7 में पढ़ना, वो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाए और सही कोर्ट में, उसी कोर्ट में जाके क्या फाइल करे? सूट फाइल करे। वेरी गुड। तो यहां पर अब वो आया, अब उसने प्लेंट भी दी है, अब उसने कोर्ट फीस भी दी है। क्या दी? अब उसको दोनों देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका सूट फॉर, वो तो सर रिजेक्ट हो गया ना, कोर्ट फीस बताने का जो उसका पेतरा था वो तो रिजेक्ट हो गया। अब उसको प्लेंट लगानी पड़ेगी और कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा। जिस दिन ये रिजेक्ट हुई उसके बाद उसी कोर्ट में जाएगा। कोर्ट तो सही है उसका कोर्ट क्या है सर? उसका कोर्ट है सही, लेकिन दिक्कत कहां आ रही थी? कोर्ट फीस के मामले में। अब जब उसने कोर्ट फीस पे करी तो कोर्ट ये मानेगा कि उसने फर्स्ट इंस्टेंस पे ही कोर्ट फीस दे दी थी। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने सर यहाँ पर आकर, मान लीजिए समय निकल चुका है, समय तो निकल गया ना सर, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या करेगा? गुड फेथ, उसने सद्भाव पूर्वक ही इस कार्रवाई को किया था, उसने गुड फेथ में ही सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी। पहली चीज ये। सवाल ये है कि उसको कितना समय मिलेगा? क्या उसको 3 साल वापस मिलेंगे? नहीं। उसको कितना समय मिलेगा? जो समय उसने इस कोर्ट में बिताया है, कितने मिलेंगे उसको? तो जब से रिजेक्ट हुई है, रिजेक्शन के बाद से जब उस कोर्ट में गया, तो रफली इसको कितने साल मिलेंगे? 2 साल मिलेंगे सूट फाइल करने के। किस दिन से सर? जिस दिन रिजेक्ट हुई है, जिस दिन रिजेक्ट हुई है उस दिन से कितने साल है इसके पास? लेकिन उसको क्या साबित करना पड़ेगा? गुड फेथ। ठीक है सर। मान लीजिए रिजेक्ट इस दिन हुई थी और इस दिन आके उसके 2 महीने बाद आके उसने प्लेंट भी फाइल कर दी और कोर्ट फीस भी दे दी, तो कोर्ट ये मानेगा कि उसने फर्स्ट इंस्टेंस में ही फीस जमा करा दी। कोर्ट ये मानेगा कि उसने फीस कब जमा करा दी? मैं इस डायग्राम को कंटिन्यू कर दूं, अब समझ में आ जाएगा पूरा। रिजेक्ट हो गई थी और रिजेक्ट के बाद उसने कोर्ट फीस फाइल कर, तो कहने का मतलब है कि जब उसने प्लेंट फाइल करी तो ये माना जाएगा कि उसने कोर्ट फीस कहां दे दी थी?
फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब प्रथम जो तो मामला वहीं पे उसने कोर्ट फीस भी जमा करा दी, ऐसा कोर्ट मानता है। लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है एक, ठीक है ना, एक विधिक उपधारणा तो गलत हो जाएगा, प्रिजम्पशन तो नहीं है। फिक्शन मतलब होता है कि एक तरह से कोर्ट आपको मनवाना चाहता है, डायरेक्ट आपको मनवाना चाहता है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ोगे, एक बार डायरेक्ट पढ़ लीजिए प्लीज, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ इसमें। क्या? हाँ हाँ, संबंध वापसी तो है, ये टेक्निकल की फीस के मामले में संबंध वापसी है। इन द मैटर ऑफ फीस इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग फैक्ट, संबंध वापसी का सिद्धांत यहाँ लागू होगा। In computing the period of limitation prescribed for any suit appeal application, the for leave to sue appeal as a pauper has been made rejected, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may on the payment of the court fees prescribed for the such treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fee had been paid in the first instance. दिया हुआ है ना, प्रतिनिधि हो गया हो वहां उस वाद अपील के परिसीमा काल की संगणना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक की इजाजत के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित कर रहा हो, तथा ऐसे वाद या अपील के लिए विहित फीस दिए जाने पर न्यायालय उस वाद या अपील वही बल प्रभाव मानेगा जिसे न्यायालय फीस प्रारंभ में ही दे दी गई हो। तो कोर्ट तो वही है ना सर। अगर मान लीजिए, सुनिए इधर एक बार समझिए, अगर सर मान लीजिए गलत कोर्ट में जाके आपने ये सब कबाड़ा किया है, कौन से कोर्ट में जाके, तो वहां लग जाएगा सेक्शन, आसान है। फिर आप जाओगे सही कोर्ट में और कोर्ट में जाके बताओगे कि मैंने बोनाफाइड किया था, वो सेम कंडीशन से, कुछ नहीं है लिमिटेशन के अंदर। समझ में आएगा? डायग्राम बना लीजिए प्लीज, मैं लिखवा देता हूँ फिर थोड़ा थोड़ा। अब बैरेट में तो क्या लिखवाना है, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, तो डायग्राम नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ऑनलाइन वाले बच्चों को नाश्ता पानी नहीं मिलता, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्या नहीं मिलता, नाश्ता पानी, केक, पार्टी, थोड़ा सा मिस आउट कर जाते हैं। कोई बात नहीं, जो तुम मन के आओगे ना उस दिन करूंगा तुम्हारे लिए, उस दिन तुम्हारे लिए होगा और सब लोग एंजॉय करेंगे। देन थोड़ा सा लिख लीजिए प्लीज। देखिए सर, ये जो बातें ऑर्डर 33 रूल 3, ऑर्डर 33 रूल 5, ऑर्डर 33 रूल 7, सारी बातें वहां पे है। 33 को पढ़ लोगे ना आप, इनका कलेक्टिवली अगर जो वर्जन है वो सब ऑर्डर 33 का है। थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा 4-5 लाइनें डायरेक्ट ही लिखवाऊंगा यार, लिखवाना की जो आवश्यकता बनती नहीं है, लेकिन फिर भी अब इतना पैसा वैसा खर्च किया, कोचिंग फीस दी तुम लोगों ने, थोड़ा सा कुछ तो लिखवाऊं। लिखवाने की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि यार आप सिर्फ बैरेट भी लिखोगे ना, that would be more than sufficient। इस पे केस लो नहीं आएगा, इस प्रोविजन पे केस लो नहीं आता, डायरेक्टली नोट कर लेना। मैं नहीं लिखवा रहा इसमें, क्या लिखवाऊं, आवश्यकता है लिखवाने की, बताओ, मैं लिखवा दूंगा। इट्स जस्ट ए मेयर रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स। देखिए ये जो सवाल आएगा ना, ये सवाल आएगा आपका 4 नंबर में, 6 नंबर लाइक सवाल नहीं है, 6 नंबर में थोड़ा सा बड़ा कंटेंट होना चाहिए। दिस क्वेश्चन माइट बी कम इन 4 मार्क्स। 3 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, कितने पूछेंगे, 4 में पूछेंगे, 3 या 4 मैक्सिमम, 3 या 4 में आ सकता है, 6 में कभी नहीं आएगा। क्या पता भविष्य में बना दे। दे विल क्रिएट ए विंडो, दे विल क्रिएट ए सर्टेनली ए विंडो टू इट। जैसे 5 नंबर का ऑप्शन है, कितने कितने ऑप्शन आते हैं अपने, 3 नंबर आता है, 6 नंबर आता है, नहीं नहीं आता तो है यार, आता तो है, 4 तो आता है ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ, 4 तो आता है, आता है 4 आता है। हाँ क्योंकि ऐसा होता है कि मैं ब्रेकअप बता देता हूँ। देखिए सर, 3-3 नंबर के 10 सवाल आते हैं, 5-5 नंबर के 4 सवाल आते हैं 20, और 6-6 नंबर के कितने सवाल आते हैं, 5, 30, 20, 30, 80, और 2 नंबर के वो आते हैं, 2-10 के आते हैं, तो आता तो है 4 नंबर का। हाँ कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो 15 शब्द लिखने होते हैं,
एक नंबर के लिए शब्द में इज एम आर आई वॉज वर हैज हैव हटा देना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का की के से में पर ये शब्द हटा दीजिएगा। इन सबको हटाओगे तो एक नंबर के लिए कितने शब्द बनने चाहिए? 15 शब्द बनने चाहिए। अगर ये एक नंबर के लिए 15 शब्द अगर बन रहे हैं तो वो आंसर आपका परफेक्ट जाएगा। इतना कंटेंट आपको आरजीएस में लिखना है। केस लो नहीं लिखना है जब तक पूछा ना जाए। 13 में से केस लो नहीं आता। केस लो आता है किस में से? 5 में से। यहां से जो केस लो आएगा 5 में से आएगा, 27 में से आएगा, 3 में से आएगा, और हमने जीजी बॉय वाला लिखा ना 12 में, एक 12 का भी लिखवाया, 12 का भी केस लो आएगा। बात समझ गई? ठीक है सर, 13 को नोट कर लीजिएगा। 14 पे आइए। 14 का जो बात है ना सर, ये बात करता है रिटर्न ऑफ प्लेंट की। किसकी बात करता है? ब्रैकेट में वहां लिखिए सेक्शन के वहीं पे, वाद पत्र का लौटाया जाना, ऑर्डर 7 रूल 10 के प्रावधान लागू होते हैं। यहाँ पे किसके प्रावधान लागू होते हैं? ऑर्डर 7 रूल 10 वहां लगता है जहां पर जुरिडिक्शन नहीं होता। जहां पर क्या नहीं होता सर? और जहां पर जुरिडिक्शन नहीं है तो उसके बचाव के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना आपको प्रोटेक्ट करने। उसी की बात कहाँ की गई है? 14 में की गई है। ये रिटर्न ऑफ प्लेंट का सवाल है, ठीक है ना? तो कभी भी एग्जाम में रिटर्न ऑफ प्लेंट आएगा तो आपको यू हैव टू मेंशन दोस प्रोविजंस आल्सो, ठीक है ना सर? एक बार सेक्शन 14 का रेफरेंस दे दीजिएगा। कहीं पे भी 33 लिख रहे हो तो सेक्शन 3(2)(2) सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट का भी रेफरेंस देना। ऐसा नहीं कि इनको लिखना है, लिखने बैठ गए। लिखना किसको? जिसको पूछा है। लास्ट में खत्म करते करते पासिंग रेफरेंस देना कि द प्रोविजंस फॉर पॉपर आल्सो गिवन इन द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 322 एंड सेक्शन 13, द प्रोविजंस फॉर द रिटर्न ऑफ लैंड आल्सो गिवन अंडर सेक्शन 14। वहां पे भी प्रावधान दिए गए हैं वाद पत्र को लौटाए जाने के लिए जहां पर अधिकारिता का समय जा चुका है। बात समझ में आई? देखिए मैं आपको 14 समझाता हूँ। और 14 जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। 14 इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज इट हैज द मल्टीपल डायमेंशन। इस टॉपिक के बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। इसके 4 क्लोजेज हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 है 3 है? हाँ 3 क्लोजेज हैं इसमें। एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे। थर्टीन नहीं लिखवा रहा, ठीक है ना? डायरेक्ट नोट कर लेना। मैंने एक एक वर्ड यहाँ को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए मुझे सर इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या, मुझसे प्लीज पूछिएगा, ठीक है ना? नहीं भी आया तो क्लास के बाद पूछिएगा, पर पूछिएगा। 14 क्या होता है सर वो समझिए। पहला शब्द जो है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल हेडिंग। किसको बोलते हैं मार्जिनल हेडिंग? ये जो लिखा हुआ है ना सर, ये क्या है? ये सेक्शन की हेडिंग है। सेक्शन की हेडिंग खुद बोलती है कि पार्टी को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पक्षकार को साबित करना पड़ेगा कि उसके द्वारा कार्रवाई जो की गई वो क्या है? सद्भाव पूर्वक है, वो बोनाफाइडी कार्रवाई है। अब होता क्या चीज है उसको देखिए। यहां पर बोनाफाइडी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब 2 समझिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे एक मित्र हैं जो सिविल जज की कोर्ट में क्या लगे हुए? पियोन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? पियोन लगे हुए हैं। सिविल जज का जो जुडिक्शन है वो है 0 से, राजस्थान में कितना है सर सिविल जज का जुडिक्शन? 2 लाख रुपए तक के मामले इसके पास आते हैं। और कोर्ट फीस कितनी है 2 लाख रुपए तक की? 2 लाख तक की कितनी रुपए कोर्ट फीस थी? 13,625। जवाब ऐसे रहने चाहिए जज बनना है तो। और 5 लाख तक में कितनी थी? 33,000, जो भी अब देख लेना, 33,000 के लगभग कुछ था, मुझे भी इतना नहीं है। अरे मैं तुम्हारे तरह पढ़ता थोड़ी ना हूँ, पढ़ाता ही तो हूँ। मैं भी घर जाके रिवाइज करूँ 10-10 घंटे तो ऐसे कुछ 33,375 5 था लास्ट में ना। अब देखिए सर होता क्या है, मेरा एक दोस्त लगा हुआ है सिविल जज में पियोन। मेरा जो घर है उसकी वैल्यूएशन है 2,10,000, लेकिन मैंने क्या किया उसको अंडर वैल्यू कर दिया। क्या कर दिया? ताकि केस कहां चला जाए। अब इस केस में क्या हुआ, कोर्स ऑफ एक्शन आया, मेरे पास 3 साल का टाइम था, सपोज 3 साल का टाइम था।
तुमको कोई मत कहना कि सिर्फ प्रॉपर्टी के मामले में तो 12 साल का टाइम होता है, 3 साल, रफली लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू किया, ठीक है ना, अंडर वैल्यू करके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मैंने डाउन करी, उसका मूल्यांकन को मैंने कम कर दिया, संपत्ति के मूल्यांकन को, और मैंने फाइल कर दिया सिविल जज, ठीक ना, कोज ऑफ एक्शन में मैंने यहाँ प्लेंट फाइल कर दी, ठीक है। इस मोमेंट पर एक पार्टी ने क्या किया, आके कोई भी पार्टी आई, उस पार्टी ने आके क्या किया, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल जो सूट था वो था ए वर्सेस बी, लेकिन इस मोमेंट पर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में, विहित काल के बाद में एक पार्टी आई ए वर्सेस बी और सी। हमने कोर्ट फीस एक्ट के अंदर पढ़ा है, कौन सेक्शन है जहां पर कोई दूसरी पार्टी आके भी क्या कर सकती है, ऑब्जेक्शन लगा सकती है। कौन सेक्शन था, जो भी सेक्शन था, लेकिन वहां एक सेक्शन था ना कि पार्टी बाद में आके भी अपने लिखित कथन दे सकती। अब सी मान लीजिए इस यहाँ पर जुड़ा, जैसे सी यहाँ पर जुड़ा, उसने क्या किया, ये भी अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, और जो भी सेक्शन था, अब रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, रिटन स्टेटमेंट फाइल करके उसने बोला कि यार ये जो सूट फाइल किया गया ये गलत कोर्ट में फाइल किया गया, इसकी वोल्यूशन प्रॉपर नहीं है। बी ने तो ये पॉइंट नहीं उठाया, लेकिन ये पॉइंट किसने उठाया, सी ने। अब सी ने क्या किया, इस मोमेंट पर आकर, अब कोर्ट ने क्या किया, इस मोमेंट पर आकर ऑर्डर 7 रूल 10 का एक ऑर्डर पास कर दिया कि प्रॉपर कोर्ट में जाके सूट फाइल करो, ये कोर्ट सही नहीं है। याद करो, हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ केस में क्या हुआ था, 8-9 साल बाद जाके केस को ट्रांसफर किया था। अगर आपने मेरे से सेक्शन 16, 17, 18, 19 सीपीसी में पढ़ा है तो आई हैव डिस्कस दैट केस एट अ टाइम विद यू, कि हर्षद चिमनलाल मोदी केस में इस केस को 8 साल बाद ट्रांसफर किया था फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा। कोई कंपनी का ऑफिस कहां था, नोएडा में। तो सर 7-10 में कोर्ट ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए प्रिस्क्राइब पीरियड जा चुका है, क्या 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 जा चुका है सर, यहां पर कोर्ट ने रिटर्न ऑफ प्लेंट कर दिया, वाद पत्र को लौटा दिया। अब हमारे पास दिक्कत क्या हो गई सर, समय जा चुका है, समय जा चुका है, तो कहां सूट फाइल करें। इसके लिए बचाव में आता है सेक्शन 14, लेकिन 14 की जो हेडिंग है, देखिए सेक्शन 13 और 14 में यही डिफरेंस है, मतलब तो सेक्शन 14 को बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट किया जाता है रेदर सेक्शन 13, क्योंकि उसकी मार्जिनल हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, जबकि सेक्शन 13 में कुछ ऐसा लिखा है क्या, तो इट इज द इंटेंशन, वहां पे गुड फेथ लिखा है, यहाँ पे बोनाफाइड लिखा हुआ है, अंतर है दोनों में। वहां पे क्या लिखा हुआ है, गुड फेथ। अगर आप वहां का गुड फेथ पढ़ोगे तो उसके लिए लिखा हुआ है सेक्शन 13 का, अगर आप गुड फेथ पढ़ो, उस आवेदन सद्भाव पूर्वक किया गया था। और इधर जो देखोगे आप, अरे मार्जिनल हेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी देखो, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है। हिंदी में दोनों शब्दों को क्या है, एक ही समान अर्थ है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। बोनाफाइडी अलग होता है, गुड फेथ अलग होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। गुड फेथ जो होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कम रहता है, बोनाफाइडी में सबूत का भार ज्यादा रहता है। बोनाफाइडी के अंदर क्या होता है सर, हिंदी में दोनों शब्द एक ही लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बहुत लिटरल मीनिंग बताता हूँ। बोनाफाइडी में क्या होता है, पार्टी को बताना पड़ता है कि उसने सारा काम अटमोस्ट ड्यू केयर एंड, उससे देखो ये तत्व तो लिखे हुए हैं, मैं आपको देखो इसको पढ़ो, लिखा हुआ है विद ड्यू डिलीजेंस लिखा हुआ है, तो सम्यक तत्परता का अभाव है उधर 13 में है क्या सर, सम्यक तत्परता। इधर आपको सम्यक तत्परता भी साबित करनी पड़ेगी, बात समझ में आई। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। 13-14 में तुमको दिखता अलग अलग होगा कि 13 तो पोपर है, लेकिन पोपर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, अंकिंचन व्यक्ति पर सबूत का भार उतना नहीं है जितना सबूत का भार किसके ऊपर है, 14 में। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, बात समझ में आई। क्योंकि यहाँ पर सम्यक तत्परता साबित करनी है, और सम्यक तत्परता होती है कि इससे आप बोनाफाइडी प्रूव करते हो। देखिए बोनाफाइडी का मतलब होता है, सम्यक तत्परता का मतलब होता है कि आपने सही टाइम पर सूट फाइल किया। ऐसा थोड़ी ना कि लास्ट दिन सूट फाइल किया। मान लीजिए ये पार्टी लास्ट दिन सूट फाइल कर रही है, तो इसका सिंपल सा इंटेंशन ये है ना कि और समय इसको मिले। मान लीजिए ये पार्टी या लास्ट दिन, समझिए एक बार, अगर ये पार्टी लास्ट दिन सूट फाइल करती, देखिए सूट फाइल करने का पार्टी का अधिकार है, कोर्ट उसको कभी मना नहीं करेगा। अगर आपको परिसीमा काल ने दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट ने ये प्रोवाइड किया हुआ है कि 3 साल है, तो 3 साल का मतलब होता है कि आप या तो पहले दिन सूट फाइल करो, बीच में फाइल करो, यहाँ फाइल करो, यहाँ फाइल करो, इवन ऑन द लास्ट डे सूट फाइल करो, वो आपका एक अधिकार है। लेकिन अगर आप 14 में जाते हो तो वो ड्यू डिलिजेंस में नहीं आता है। तुम 14 में जाके बोलते हो ना ये बात
कि मैं अपनी सम्यक तत्परता लाया हूं। काय की तत्परता थी भाई तेरे अंदर? तू लास्ट दिन आया था कि तेरे को और टाइम मिले, और फिर तेरे को, देखिए मानता हूं वो अगर लास्ट दिन आएगा तो उसको एक ही दिन मिलेगा सही कोर्ट में जाने का, लेकिन उसको समय तो मिल गया ना एविडेंस कलेक्ट करने का, ड्राफ्टिंग करने का। मान लीजिए उसको पता है कि यहाँ से तो भैया कैंसिल हो गए, लेकिन 3 महीने तो मिल गए। 3 महीने तक वो प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करेगा और भी एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। जिस दिन ऑर्डर रिजेक्ट होगा वो अगले दिन पहुंच जाएगा और ऐसे करके लाभ उठा लेगा। तो वो ड्यू डिलीजेंस और बोनाफाइड में अंतर है। गुड फेथ जो है उसमें इतना बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, सबूत का प्रूफ उतना हाई नहीं है, लेकिन सेक्शन 14 में सबूत के भार की बहुत हाई वैल्यू है। सम्यक तत्परता देखती है कोर्ट कि आप कितने तत्पर थे। आप लास्ट के 2 दिन में आ रहे हो और आके गलत, वो भी गलत कोर्ट में फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट विल बी डाइसी। कोर्ट क्या होगा? सर्कमस्पेक्ट होगा। कोर्ट आपके लिए थोड़ा सा सोचेगा कि यार ये कुछ इसने फायदा उठाने के लिए ऐसा किया है। करते हैं एडवोकेट। कल को तुम जज बनोगे तो तुम भी देखोगे ना कि यार लास्ट के 2 दिन में क्यों आए आप। वकील तो ये कहेगा ये तो मेरा अधिकार है, मैं कभी भी आऊं। लेकिन सम्यक तत्परता है क्या आपके उसमें? अगर आपको पूरा ज्ञान है ना तो डायस पे तुम राजा की तरह बैठोगे। अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसे चुपके दुबक के बैठोगे। ठीक है ना? रीजनेबल रहना है, लेकिन उसको बोलना भी तो है ना पार्टी को। देखिए आपका राइट है, वो मानती हूं मैं, क्योंकि देखिए सर कल को रिजेक्ट हुआ, मान लीजिए कल को आगे जाके मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न का ऑर्डर उसको मिलेगा पार्टी को। अब जिस दिन ऑर्डर रिसीव होगा, मान लीजिए 2 दिन बाद उसको ऑर्डर की कॉपी मिली, वो तो तब से मानेगा ना खुद का टाइम। फिर तो टेक्निकली वो तो टाइम खरीदता ही जा रहा है और सामने वाली पार्टी को परेशानी कर रहा है ना, हरेस कर रहा है, वेक्स कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, परेशानी कर रहा है सामने वाली पार्टी को। अंतर है, ये बात समझिएगा। एक सिंपल सी बात को समझा देता हूं। ये लगता है सूट के मामले में, ये लगता है एप्लीकेशन में, आवेदन के मामलों में, और ये लगता है किसमें लगता है? ये अपील, अपील नहीं, विड्रॉ, विड्रॉ एंड फ्रेश सूट। सीपीसी के कुछ प्रावधान लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑर्डर 23 रूल 1, 3, 4, ऑर्डर 23 रूल 2। अगर ये सूट और एप्लीकेशन लग रहा है तो ये एप्लीकेशन कौन सी है? कौन सी एप्लीकेशन है ये? निष्पादन की आवेदन है। कौन सा आवेदन है ये? तो रेगुलर अपील और एप्लीकेशन पे ये प्रोविजन नहीं लागू होता। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि वहां तो डिले कंडोन हो जाता है, वहां तो विलंब के लिए क्षमा करो ना आप सेक्शन 5 में जाके। बहुत कॉमन सेंस से बनाए ना प्रोविजंस को, इनमें क्यों नहीं लगता? देखिए 4 चीजें हैं, सूट, अपील, एप्लीकेशन और एक होता है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, निष्पादन के लिए आवेदन। तो ये सेक्शन 14 किस पे लगता है? सूट पे लगता है और निष्पादन के आवेदन पे लगता है। अपील और एप्लीकेशन में क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि अपील और एप्लीकेशन को कोर्ट क्या कर देता है? वैसे ही डिले कंडोन कर देता है, वो लिबरल प्रोविजन है। मुसामत कार्ड जी, ये पढ़ा था हमने उसमें। देखेंगे अभी जब वहां जाएंगे तब वहां भी देखेंगे, बोलेगा तो वहां उसको भी करवा देंगे। देता है वो मत लिया करो लोड, प्रोविजन पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते रहो। वो कह रहा है ऐसे करना है तो ठीक है ऐसे कर दो, वो कह रहा है ऐसे करना है तो ऐसे कर दो। ठीक है ना सर? अभी ये विड्रॉल की बात कर रहा है। विड्रॉल को हम लोग क्या कहते थे? संप्रत, प्रत्याहरण, प्रत्याहरण ना, प्रत्याहरण। संप्रत तो शायद कॉन्फिस्केशन होता है ना, कोई बात नहीं। छोटी मोटी चीजें आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं मैं। तुम्हें लो समझ में आता है ना तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो, ये बस सिंपल सी बात है सर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लो डेवलप करो अपने अंदर, फिर भले से 4 सब्जेक्ट ऐड हो जाए आरजेएस में या 50 सब्जेक्ट ऐड हो जाए आरजेएस में, जिस दिन तुम्हारे अंदर एक जुडिशियल माइंड आ गया ना, उस दिन तुम देखोगे और तुम्हारा जलवा सब देखेंगे।
लेकिन जुडिशियल माइंड आने के लिए समय लगता है, उसमें 1-1.5 साल का समय लगता है। फाउंडेशन को मैंने 15 महीने क्यों रखा है, चाहूँ तो उसको मैं 8 महीने में 9 महीने में खत्म करा दूं, लेक्चर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। मैं उसको सप्रेस नहीं करना चाहता, फिर मैं डिटेल में थोड़ी जाके आपको समझाऊंगा, देखिए ये है, ये प्रोविजन ऐसा है। एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। भले तो एडीजे जाओ ना 35 में, जो होगा आगे देखा जाएगा। अरे एडीजे मत जाओ, इसमें सिविल जज बनो, डीजे मत जाइए। कुछ कुछ लोग हैं जो अभी 32-33 वाले भी हैं जो क्लास लेते हैं ऑनलाइन, जिनकी उम्र 33-34 साल हो गई है, उनके लिए बोलता हूँ ये बातें। आपको डिमोटिवेट करना उद्देश्य नहीं होता है मेरा। कुछ 32-33-34 में भी हैं जो क्लास लेते हैं, जो मुझसे भी बड़े हैं एज में, 3-3 4-4 साल 5-5 साल, वो भी क्लास लेते हैं मेरी, उनके लिए होती है एडीजी की बातें। कभी कभी मैं एडीजी के लिए मोटिवेट कर दूं तो ये मत समझना सर एडीजी बनने के लिए कह रहे हैं, सिविल जज का सपना भूल जाओ, ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, जो उम्र में मिले, जिस टाइम जो मिले, जिस टाइम जो एग्जाम आए, सबका फॉर्म भरना, सब एग्जाम देनी है। कब कहां क्या लिखा हो आपको नहीं पता, मेहनत करोगे मिलेगा। मिलने में समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है ना सर? चलिए, सेक्शन 14 क्लोज 1 क्या कहता है समझिए। जैसे मान लीजिए एक केस फाइल हुआ है ए वर्सेस बी, सिविल जज कोर्ट नंबर 4 अलवर में। सिविल जज कोर्ट नंबर 4 अलवर में एक सूट फाइल हुआ था ए वर्सेस बी का। ठीक है, अब सूट फाइल हुआ है, इसका प्रिस्क्राइब डेट था, पहले कोज ऑफ एक्शन अराइज कर लेते हैं। ठीक है ना सर? इसका जो टोटल टाइम पीरियड था डेट इज 3 साल का, इसका परिसीमा काल थी इसकी। इस पूरे समय की कितनी थी सर? सूट जो फाइल हुआ था वो हुआ था 6 महीने बाद। कितने महीने बाद हुआ था सर? 6 महीने का समय जा चुका था, अभी भी कितना टाइम बाकी था? 2.5 साल, 2.5 साल बाकी थे। ठीक है सर, विहित काल था 3 साल का। अब इस पॉइंट पे आके रिटर्न हो गई है सर प्लेंट, क्या हो गई है? देयर इज अ रिटर्न ऑफ प्लेंट ऑन द सो एंड सो पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर अगर प्लेंट रिटर्न हो गई है, जो एंटायर टाइम पीरियड है, जो एंटायर टाइम पीरियड है, दैट शैल बी एक्सक्लूडेड, दैट शैल बी एक्सक्लूडेड। उसको क्या करेंगे सर? उस पूरे टाइम पीरियड को हटा दिया जाएगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वट एवर टाइम यू हैव स्पेंट इन दैट कोर्ट, जो भी समय आपने उस कोर्ट में निकाला है उसको क्या कर देंगे हम। और सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा पार्टी को? देखिए, पार्टी को 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, समझिएगा थोड़ा सा। एक तो उसको प्रूव करना पड़ेगा गुड फेथ, एक तो सद्भाव, और एक करना पड़ेगा ड्यू डिलीजेंस। क्या करना पड़ेगा सर साबित? ड्यू डिलीजेंस क्या बोला हमने? सम्यक सम्यक तत्परता। 2 चीजें आपको, यू मस्ट प्रूव दोस 2 थिंग्स। एक और बात, इसका जो स्पष्टीकरण है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो किसकी बात करता है? अपील की बात करता है। इसको समझिएगा प्लीज ना एक बार के लिए। वहां लिखा हुआ है अपील, तो बच्चे समझते हैं कहां लगेगा? अपील में लगेगा। देखिए सर, ऐसा है, जब आप ऑर्डर 7 रूल 10 पढ़ेंगे तो उसके और भी प्रोविजन है, 10A 10B और 10C। कौन से प्रोविजन है? 10A 10B और 10C, ये भी प्रावधान है। इंटरव्यू में पूछे साल बच्चों से, ये भी प्रावधान है रिटर्न के, ये भी प्रोविजन है। पार्टी क्या करती है सर? रिटर्न होने के बाद में खुद चली जाती है अपील में। कहां चली जाती है?
अब अपील में जाके रिटर्न ऑर्डर के खिलाफ, किसके खिलाफ कही सर ऑर्डर में, रिटर्न के ऑर्डर के खिलाफ। अब पार्टी ने यहाँ पे 6 महीने लगा दिए अपील में, तो ये कह रहा है कि इस टाइम को एक्सक्लूड थोड़ी करेंगे, यही कौन कह रहा है, एक्सप्लेनेशन। अब ये मत कहना अपील में लगेगा, अपील में नहीं लगेगा, पार्टी अगर रिटर्न के खिलाफ अपील में जाएगी तो उसको एक्सक्लूड ही करेंगे। आगे लिखिए प्लीज, आगे लिखिए प्लीज। एक केस का नाम लिखते हैं, एक केस का नाम लिखिए प्लीज। गर्मी में लग गई ना आजकल, एसी चलाने पड़ जाएगा कुछ दिन में ना, क्योंकि अब क्या पड़ने लग गई है गर्मी, लू तो नहीं अभी। थोड़ा सा लिख लेते हैं, केस का नाम लिखिए एक प्लीज। एक और चीज, एक और चीज देख लीजिए, ये जो प्रोविजन है इसमें एक और बात लिखी हुई है कि कुछ टाइम एक्सक्लूड होगा अगर पार्टी अपील या रिवीजन में जाती है, जब वो पार्टी फर्स्ट इंस्टेंस में बताए, प्रथम दृष्टया में मामले को बताए, या फिर जो पार्टी अपील में गई हुई है वो पार्टी इस बात को रेज करे। इस बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले केस के जजमेंट में इसमें लिखवाना चाहता हूँ। फिर मैं आपको ये पॉइंट पढ़ाऊंगा। जितनी मेहनत होगी वो 14 क्लोज 1 पे होगी, बाकी सब में सेम प्रोविजन दिया हुआ है, नाम बदल दिया गया है सबका, ठीक है ना। जितनी मेहनत होगी उसमें होगी, 14 क्लोज 1 में होगी। प्लीज थोड़ा सा एक केस का नाम लिखिए, कंसोलिडेटेड, किसका नाम लिखिए, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, एंटरप्राइजेज वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट, वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट 2008 सुप्रीम कोर्ट। प्लीज लिखिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14 फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी देयर, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14 फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी देयर। धारा 14 के लागू होने के लिए, धारा 14 के लागू होने के लिए निम्नलिखित निम्नलिखित बातें होनी चाहिए, निम्नलिखित बातें होनी चाहिए, निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। फॉलोइंग थिंग्स शुड बी देयर। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, it is essential that earlier proceeding was in the nature of civil suit, earlier proceeding was in the nature of civil suit। पहला पॉइंट लिखिए, पूर्ववर्ती कार्रवाई, पूर्ववर्ती कार्रवाई, पूर्ववर्ती कार्रवाई की प्रकृति, की प्रकृति सिविल होना आवश्यक है, सिविल होना आवश्यक है, सिविल होना आवश्यक है, सिविल होना आवश्यक है, एंड नॉट ए क्वाजी सिविल, एंड नॉट ए क्वाजी सिविल, एंड नॉट ए क्वाजी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और नॉट ए क्वाजी सिविल और ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, न कि न कि न कि अर्ध सिविल, न कि अर्ध सिविल या डांडिक कार्रवाई, न कि अर्ध सिविल या डांडिक प्रक्रिया, या डांडिक प्रक्रिया, या डांडिक प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज एसेंशियल दैट, ये आवश्यक है कि
earlier it is essential that earlier proceeding was before a civil court, earlier proceeding was before a civil court. ये आवश्यक है कि पूर्ववर्ती कार्रवाई पूर्ववर्ती कार्रवाई पूर्ववर्ती कार्रवाई सिविल न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए, सिविल न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए, सिविल न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए. and it was not a just departmental proceeding, and it was not just a departmental proceeding. तथा ये कार्रवाई केवल विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, तथा ये कार्रवाई केवल विभागीय कार्रवाई नहीं होगी. मतलब आपने एंटायर टाइम स्पेंड कर दिया डिपार्टमेंट के सामने, डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो. डिपार्टमेंट में क्या देता है आदमी, जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया, उसके पास टाइम था कि वो इतने समय में अपील कर सकता था, लेकिन वो डिपार्टमेंट को क्या दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, बार बार लिख लिख के दे रहा है कि मेरे को क्यों सस्पेंड किया. तो उसने पूरा टाइम का स्पेंड कर दिया है, डिपार्टमेंट में स्पेंड कर दिया है. तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में थोड़ी उसको सेक्शन 14 में रिलीफ मिलेगा. पहली कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए, सिविल कोर्ट में होनी चाहिए, तभी तो उसको फायदा मिलेगा. थर्ड पॉइंट लिखिए, the parties should be same in the earlier suit also. The parties should be same in the earlier suit also. पूर्ववर्ती वाद में दोनों पक्षकार समान होने चाहिए, दोनों पक्षकार समान होने चाहिए, दोनों पक्षकार समान होने चाहिए, दोनों पक्षकार समान होने चाहिए. अदर सूट ऑल्सो. आगे लिखिए प्लीज, जो छूट जाए प्लीज उसको बाद में छोड़ दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर के लगे थोड़ी ना है, कोई और नहीं लिखेगा, मेरा फ्लो बिगड़ जाता है. देखिए मैं एक्स टेम्पो लिखा था, मैं लिखे हुए नहीं है कि नोट्स उनको लिख रहे हूँ कि वो लिखे हुए हैं, एक एक दो वर्ड लिखे हुए हैं, या तो उनको फिर बनाना, उनको फिर सोचना. आप मेरे देखना हमेशा नोट्स डिफरेंट मिलेंगे, यही क्लास में बाद में भी लूंगा तो बिल्कुल उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, उसका सब कुछ बदल जाएगा, 4 चीजें और एड ऑन हो जाएगी उसमें. तो क्लास जो जैसे आप मुझसे लिमिटेशन पढ़ो या बाद में वापस कभी पढ़ोगे ना, तो ये वापस चीजें समान नहीं रहेगी, ये चीजें वापस बदल जाएंगी. और 4 चीजें और जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, या पेपर क्या हुआ है, पेपर में क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बदलते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के नोट्स मांग लिए, फोटो कॉपी करा लिए, ला भाई इसी को चल रहा है, इधर हिंदी खोली, इधर इंग्लिश खोली, सुबह सुबह आगे बैठ के लिखा रहे हैं. ये सब नहीं आता मुझे, अरे सबसे थर्ड क्लास टीचिंग मेथड है. तो प्यार इस प्रोफेशन से, ये तो मृदुल को बिठा दूंगा मैं, आजा मृदुल मेरी जगह ले ले, हिंदी के नोट से, इंग्लिश के नोट से लिखवा दे. ये आसान काम है यार, मुश्किल काम क्या है, अपनी चीजों को अपडेट करते रहना. ये लो फील्ड है, देखिए मेडिकल साइंस हो गया और लो हो गया, ये दो ऐसे फील्ड है जहां पर अपडेशन चाहिए. अपडेट नहीं रहोगे ना तो फिर समय के साथ हर चीज खत्म हो जाती है. वो एक है, वो है ना, एक सेक्शन 119 है, 19 ही ना, सेक्शन 119 है, 120 से 119 है, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उपधारणा कर सकता है न्यायालय. तो उसमें एक उपधारणा है ना, 119 है ना, तो उसमें एक उपधारणा है कि हर चीजें समय के पहले ठीक है और समय के बाद वो चीजें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी. शायद उसका शायद 119 का ई या एफ है, ये एफ है ना. तो उसमें सब चीजें समय के साथ ठीक है, फिर बाद में वो खराब हो जाएंगी. लेकिन अगर आपको अपने ज्ञान को मेंटेन रखना है, जो कभी खराब ना हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. ये याद कर लो, ये लो फील्ड ऐसा है. तुमको लगता होगा कि ये आदमी जज बन गया, अब तो उसको क्या ही लो पढ़ना है. उसने ऐसा सोच लिया ना, सोच, वो अच्छी बात है, सैलरी तो सरकार देगी ही ना. अगर सैलरी ही पानी है तो दिहाड़ी मजदूरी पाता है. सैलरी तो किसको भी मिलती है, दिहाड़ी मजदूर को भी मिलती है. पूजनी है और इज्जत उसी की होती है, उसको ज्ञान होता है. तुम 4 बातें रट के जज तो बन जाओगे, लेकिन कोर्ट में इज्जत नहीं हो पाएगी, ये याद रख लेना. कोर्ट में इज्जत उसी की होती है जो कानून के दम पर इज्जत कराना जानता है. वकील साहब बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार है मैं कभी भी सूट फाइल करूं, आप दिखाओगे ना वकील को, देख 14 भी कहती सम्यक तत्परता होनी चाहिए. तत्परता है क्या आपके काम में, आप लास्ट दिन आ रहे हो, मैं तो ये इन्फ्रेंस निकालूंगा ना. मैं क्या इन्फ्रेंस निकालूंगा, आप चाहो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं तो सेक्शन 14 का फायदा, सेक्शन 14 जो है ना, नहीं दो सेक्शन 14 का फायदा, क्या कर लेगा वकील, नहीं दिया सेक्शन, जाओ अपील में चले जाओ. लिखोगे ना आप अपने जजमेंट में साफ साफ कि लास्ट दिन अगर सूट फाइल हो रहा है तो इसका अर्थ यही है कि पार्टी क्या चाहती है, इसका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहती है. 12 साल का टाइम पीरियड होता है ना इमोल प्रॉपर्टी में, तो अब वो 11 महीने 28 दिन बाद आ रहा है, तो उसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि वो सामने वाली पार्टी को परेशान करना चाहता है. सिंपल सी बात है, बात समझ में आ रही है. सम्यक तत्परता नहीं है उस मामले में. इज दैट राइट? तो
तो यू हैव दैट गट, और वो तभी आता है जब आप पढ़ते हो। कहां तक पहुंच गए? हाँ, कहां तक? क्या लास्ट वर्ड क्या लिखा था मैंने हिंदी में? समान होने चाहिए, या उनके द्वारा, या उनके द्वारा, उनके द्वारा, या उनके द्वारा दावा करने वाले पक्षकार, या उनके द्वारा दावा करने वाले पक्षकार, और द पार्टीज क्लेमिंग थ्रू देम, और द पार्टीज क्लेमिंग थ्रू देम, और द पार्टीज क्लेमिंग थ्रू देम। इसमें कौन होते हैं सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना सर? जैसे आते हैं ना क्लेमिंग थ्रू देम का मतलब क्या होता है कि भाई अब अर्लियर सूट में था ए वर्सेस बी, आज ए की डेथ हो गई है, तो क्या सूट बन जाएगा? सी वर्सेस बी बनेगा ना। पार्टी सेम है, या उनके द्वारा जो पार्टीज जो नीचे आ रही है वो सेम है अर्लियर सूट में। बात समझ में आई? आगे लिखिए। आगे लिखिए। इफ ए नेसेसरी पार्टी वाज एडेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ ए नेसेसरी पार्टी वाज एडेड in a subsequent suit, then section 14 clause 1 would apply, then section 14 clause would apply। यदि वाद में, कोई आवश्यक पक्षकार को जोड़ा गया है, यदि ऐसे लिखिए, यदि पश्चातवर्ती वाद में, ऐसे लिखिएगा प्लीज, यदि पश्चातवर्ती वाद में आवश्यक पक्षकार को जोड़ा गया है तो ही धारा 14(1) लागू होगी, तो ही धारा 14(1) लागू होगी, तो ही धारा 14(1) लागू होगी। It will not apply in the case of proper party, it will not apply in the case of proper party। ये धारा उचित पक्षकार के मामलों में लागू नहीं होगी, उचित पक्षकार के मामलों में लागू नहीं होगी। बस ये क्या कह दिया, रिपीट कर दो। आवश्यक पक्षकार लिखवाया ना पहले मैंने, हाँ ठीक है, बस वो बाद में किसी से कैच कर लेना, ठीक है ना? ये यार थोड़ा सा वो ड्रॉबैक है, जो नया बच्चा आता है ना उसको थोड़ा स्पीड पकड़ने में समय लगता है। कोई भी बच्चा नया आता है ना, it would take time उस स्पीड को मैच करने में, जो कर लेगा तो फिर यार ठीक है ना। 14 पॉइंट लिखिए। द मैटर इन इशू इन द बोथ द सूट शुड बी द सेम, द मैटर इन इशू इन बोथ द सूट शुड बी द सेम, द मैटर इन इशू इन बोथ द सूट शुड बी द सेम। दोनों मामलों में, दोनों मामलों में, दोनों मामलों में विवादक विषय समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पांचवा छठा कौन सा पॉइंट है? 6 छठा पॉइंट लिखिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द प्लेंटिफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द प्लेंटिफ। सबूत का भार, सबूत का भार, सबूत का भार वादी पर होगा कि, वादी पर होगा कि, वादी पर होगा कि उसके द्वारा, उसके द्वारा सद्भावपूर्वक, सद्भावपूर्वक वह सम्यक तत्परता से, सम्यक तत्परता से कार्य किया गया था। सद्भावपूर्वक वह सम्यक तत्परता से कार्य किया गया था, किया गया था। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द प्लेंटिफ दैट ही एक्टेड इन गुड फेथ एंड ड्यू डिलिजेंस, एंड ड्यू डिलिजेंस। आठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट लिखिए। इट शैल ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ। देखिए ये मैं केस क्यों लिखवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इस पे क्या आ सकता है? अरे इस पे ऑर्डर राइटिंग आ सकता है, इस पे क्या आ सकता है? दे सकता है ना एक परिस्थिति ऐसे कि एक पार्टी गलत गलत जगह सूट फाइल किया है उसने, अब आपकी कोर्ट में आया है, वो आपकी कोर्ट में उसने सूट इंस्टीट्यूट किया है, डिसाइड द एप्लीकेशन। अब आवेदन को, आवेदन को निर्धारित कीजिए, या अब या आवेदन को देखिए, एक लिख सकता है, एक रीजन ऑर्डर लिखिए, एक इसमें क्या लिखेगा? एक आदेश आएगा। आवेदन लगाया तो उस पर क्या आएगा? सेक्शन 14 की क्या लगानी पड़ेगी उसको? एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये केस को लिखिएगा, और केस को लिख के वहां पे बताइए सबूत का भार उसके ऊपर है और उसके ऊपर है, सारे पॉइंट लिखिए उसके। समझ में आई? लिखिए आठवां सातवां पॉइंट जो भी पॉइंट है। इट शैल ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ, इट शैल ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ। वादी को ये भी साबित करना होगा कि, वादी को ये भी साबित करना होगा कि that the earlier court, that the earlier court not entertain the suit, that the earlier court not entertain the suit। वादी को भी साबित करना होगा कि पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा, पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा, पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा इस वाद को, पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा इस वाद को
पोषित नहीं किया गया, पोषित नहीं किया गया entered in the suit because of some technical defect, because of some technical defect, पोषित नहीं किया गया क्योंकि कुछ तकनीकी त्रुटि थी, क्योंकि कुछ तकनीकी त्रुटि थी। और एक और बात याद रखना, लास्ट दिन आने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्या पता आपने पहले किसी एक्सेप्शन का फायदा ले रखा हो तो फिर आपको एक्सक्लूजन का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आपने अपवाद का फायदा लिया हुआ है तो आपको अपवर्जन का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए अपवाद अपवर्जन का जिसने नहीं समझा, पुरानी क्लास नहीं ली होगी, उसको नहीं समझ में आएगा। देखिए 4 से 24 तक क्या है, अपवाद भी और अपवर्जन भी है। 4 से 11 अपवाद है, 12 से 24 अपवर्जन है। तो या तो आप अपवाद का फायदा लो या फिर आप अपवर्जन का फायदा लो। अगर पार्टी दोनों जगह फायदा लेने लगी तो पार्टी को तो 1-1 2-2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, लेट्स फॉलो टुडे। कल क्लोज 1-2 बातें और उनको समझा दूंगा और फिर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन इतने ध्यान से सुनने के लिए।